Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 10th Political Science third chapter, which is named as a political parties. So you aware very well about the political parties. So there are many political party in India which are run our government like Congress, BJP, BASPA, SP. There are many parties in India to run a different places. There are regional parties or social party. So in this chapter we will discuss about this type of parties. Okay, so what is the meaning of parties, what is the power, what is the ideology, what is the agenda, these all are discussed in this chapter. So let's start our chapter. In the last chapter, we studied the working of the constitution and election procedure. Political parties are a link that connect common people. Democracy represent an election. Whatever we read or hear about a politics, it related to a political parties. Political parties exist in all democratic system. In fact, political parties compare with each other only in a democracy. In this chapter we will study the political party system in India. So क्या बोल रहा है कि पिछले चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह से कॉमन पीपल्स को के साथ कनेक्ट रहती है, और वो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करती है, पीपल को रिप्रेजेंट करती है। और हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक दूसरे की बातों को सुनती है और फिर क्या करती है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो गवर्नमेंट के सामने उन्हें रिप्रेजेंट करता है। और पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। सो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम क्या है इंडिया में। In your school and surrounding, you must have seen some groups, institutions, organizations working to achieve some objective. Some organizations take initiative in resolving social problem. Initiative मतलब पहल होता है। You may have read about the various movement and their work. So बोल रहा है कि आपके स्कूल में, आपके सराउंडिंग्स में, आप और भी आपके ग्रुप में देखा होगा, आपने इंस्टीट्यूट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना होगा, जो क्या करती है, किसी न किसी ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वर्क करती है। सम ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव इन रिसॉल्व द सोशल प्रॉब्लम। कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सोशल प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए क्या करती है, पहल करती है। ओके, You may have read about the various movement and their work, just as there are active group, institute and movement. Similarly, there are political party who contest election. Political party are also a kind of social organization. So बोल रहा है कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो क्या करते हैं, सोशल वर्क के लिए वर्क एक तरह से इनिशिएटिव करते हैं, एक तरह से पहल करते हैं। तो सेम उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी भी होती है जो सोशल वर्क के लिए वर्क करती है, लेकिन वो कैसे चुनी जाती है, वो इलेक्शन के थ्रू चुनी जाती है। पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो अ काइंड ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। सो बोल रहा है कि हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिकल पार्टीज है और ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में क्या है, डिफरेंस है। द डिफरेंस इज इन द गोल एंड सिस्टम ऑफ वर्किंग पॉलिटिकल पार्टी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो जो डिफरेंस है वो क्या है, इनके काम करने के तरीके में है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक अलग तरह से वर्क करती है और जो ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट है वो एक अलग तरह से वर्क करते हैं। इन दिस बैकग्राउंड वी कैन से दैट व्हेन पीपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग पॉलिटिकल पावर एंड पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसेस, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। सो बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उसने क्या किया, एक तरह से ग्रुप बनाया अपना, और वो ग्रुप बनाने के बाद क्या किया, वो इलेक्शन लड़ा। तो जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तो वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, फिर वो क्या हो गया, सोशल पार्टी हो गया। ओके, political party thus can be described as a group of people who aim to contest elections. So जो political party होती है वो एक तरह से group of people होती है, peoples को represent करते हैं वो लोग, इसलिए एक तरह से वो group of people हुए।
गेट पावर एंड इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ देयर पार्टी। उसके बाद ये लोग पीपल की सपोर्ट से क्या होते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ओके, फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट्स, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल पार्टी के, वो पढ़ते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह से विशेषता, इंपॉर्टेंस। टू बी इन अ पावर, अचीव इन पावर थ्रू इलेक्शन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। सो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका मेन एजेंडा क्या होता है, मेन एम क्या होता है उसका, कि उसे किसी भी तरह से इलेक्शन क्या करना है, जीतना है। नेक्स्ट, 10 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी compete with each other to get a power। अलग अलग डिफरेंट पार्टी जो है वो क्या करती है, एक दूसरे से कंपटीशन करती है और पावर में आने की कोशिश करती है। तो जिसका ज़्यादा वोट, जो ज़्यादा वोट गेन करेगा वही क्या होगा, पावर में आएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस कंपटीशन। एक तरह से देखा जाए तो ये कंपटीशन गलत नहीं है, बट द कंपटीशन शुड बी फेयर। लेकिन वो कंपटीशन कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। एक तरह से जैसे कंपटीशन होता है उस तरह से होना चाहिए। उसमें एक तरह से बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि चीटिंग नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, ठीक है। सो अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है, मतलब ये कंपटीशन कैसे जीतते हैं, तो ये कंपटीशन जो है अपनी आइडियोलॉजी के दम पर जीतते हैं। परस्यू मतलब क्या होता है, आधार, और आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो विचारधारा का जो आधार होता है, मतलब ये जितना लोगों से प्रॉमिस करते हैं हम आपका ये कर देंगे, हम आपके एरिया में इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे, तो जितना ज़्यादा ये क्या करते हैं लोगों की आइडियोलॉजी को समझ पाते हैं, उतना ही ज़्यादा इनके चांसेस होते हैं क्या करने के, विन करने के इलेक्शन में। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम पॉलिटिक्स एंड every political parties has some policies and world views। parties have a particular stand about social issue। so बोल रहा है हर पॉलिटिकल पार्टीज का कोई ना कोई पॉलिसी होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना एजेंडा, वो अपनी आइडियोलॉजी, सोशल विचारधारा, सोशल इशू को ही लेकर चलती है। अगर वो समाज में डेवलपमेंट करने की बातें करेंगी तो ही उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्या करने के, इलेक्शन को विन करने के। दिस टुगेदर मेक पार्टी आइडियोलॉजी। द पीपल हु कंसीडर एनी स्पेसिफिक पार्टी आइडियोलॉजी एंड acceptable support that political party, social support received by a political party is called as a mass base of a political party। so देखिए अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है और वो क्या करती है, अपनी एक आइडियोलॉजी बना लेती है कि भाई हम आपके देश में ये करेंगे, आपका जो ये डेवलपमेंट है रुका हुआ है उसे कंप्लीट कराएंगे। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो पीपल्स को एक तरह से पीपल्स के मन को अगर जीत लेती है, सारी जो उनकी आइडियोलॉजी, जो विचारधारा है, सो एक तरह से वो क्या कर लेती है, मास गेन कर लेती है, मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। जैसे आज आप देखेंगे तो जो बीजेपी है उसके पीछे सभी लोग भाग रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है। सो एक तरह से बीजेपी पार्टी जो है उसने क्या किया है, मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बन गई है, उसने मास पीपल्स का विश्वास जीत लिया है। In modern day, ideology of all political party appear to be similar. Hence, it has become a difficult to difference between the parties on the basis of ideology। So बोल रहा है कि आज देखा जाए तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सेम एजेंडा है, सेम आइडियोलॉजी है। अगर ये एक पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही कि हम सब एक तरह से आपके एरिया में वाटर सप्लाई करेंगे, तो दूसरी भी पॉलिटिकल पार्टी का वही आइडियोलॉजी कि हम आपके एरिया में वाटर सप्लाई करेंगे। सो इस तरह से हर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो सेम हो गया है। और जब ऐसा हो गया है तो लोगों को सिलेक्शन करने में बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी, लोगों की हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या हो गई है, सेम हो गई है। टू हैव अ पार्टी एजेंडा। एजेंडा का मतलब क्या होता है, कार्यसूची। मीन्स हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के पहले अपना मैनिफेस्टो निकालती है। मैनिफेस्टो मतलब एक तरह से पेम्पलेट होता है जो लोगों को बांटती है, उसमें लिखा होता है हम अगर इलेक्शन जीत गए तो ये करेंगे, वो करेंगे, रोड पे लाइट लगवा देंगे, आपकी सड़कें बनवा देंगे, उसके बाद
वाटर सप्लाई करवा देंगे, नदी नाले बनवा देंगे। तो इस तरह से सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपना मैनिफेस्टो निकालती है जिसमें ये सारी चीजें लिखी होती है। पॉलिटिकल पार्टी प्रिपेयर देयर पार्टी एजेंडा ऑन द बेसिस ऑफ अ पार्टी आइडियोलॉजी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना एजेंडा तैयार करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, उनकी विचारधारा होती है। दे इम्प्लीमेंट द एजेंडा आफ्टर दे गेट पॉलिटिकल पावर। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो एजेंडा को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन इफ दे डू नॉट गेट पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजेंडा। कभी कभी क्या होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाती है, तो भी वो क्या करती है, जो भी पीपल्स है उनको अपने फेवर में रखना चाहती है अपने एजेंडा से, कि इस बार तो हम नहीं जीत पाए, अगली बार जीतेंगे तो इस तरह से करेंगे। सो रीजन क्या होता है, अगर पीपल को अपने फेवर में रखोगे तो शायद नेक्स्ट टाइम आप विन कर सकते हो। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी अगर सपोज करो कि पॉलिटिकल पावर में नहीं आ पाती है तो वो क्या करती है, फिर पीपल्स को अपने सपोर्ट में रखती है अपने एजेंडा के बेसिस पर। टू इस्टेब्लिश गवर्नमेंट। अब देखिए गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कैसे होती है। पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, अगर वो इलेक्शन विन कर गई तो फिर वो क्या करती है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो उनकी पार्टीज में बहुत सारे लोग हैं। समझिए लोकसभा में टोटल 552 सीट है, लेकिन उसमें से 543 पर इलेक्शन होता है, और 543 में से उनकी पार्टी से कोई यूपी में खड़ा है, कोई बिहार में खड़ा है, कोई झारखंड में खड़ा है, कोई आंध्र प्रदेश में, कोई पंजाब में, कोई यहाँ से तमिलनाडु से, हर एक स्टेट में हर जगह पे कोई ना कोई खड़ा है। और बीजेपी पार्टीज में से क्या हुआ, ज़्यादा लोग सीट जीत कर रहा है, और जब ज़्यादा लोग सीट जीत जाएंगे तो कौन मेजोरिटी बीजेपी के पास रहेगी, और जब मेजोरिटी बीजेपी के पास रहेगी तो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। लेकिन अब सीट तो सब लोग जीत कर लाए हैं, सो ये पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है कि उनकी पार्टी का कौन सा आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर ये खड़े हैं तो यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, ऐसा नहीं होता। पार्टी डिसाइड करती है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि कोई भी आदमी हो उस पार्टी में, सब लोग एक एक ही सीट जीत कर लाते हैं, कोई 2 या 4 सीट जीत कर नहीं लाता है, सब एक ही सीट जीत कर लाते हैं। लेकिन वो पार्टी डिसाइड करते हैं कि उनके पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सारी चीजें पार्टी डिसाइड करती है एक साथ मिलकर। सो जब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर अपनी मेजोरिटी स्टेब्लिश कर लेती है तो फिर वो क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और जब वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेगी तो वो नेशन को क्या करेगी, गवर्न करेगी, एक तरह से नेशन के ऊपर शासन करेगी। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट मेजोरिटी इन इलेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए वही मैंने बताया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर मेजोरिटी स्टेब्लिश कर लेगी गवर्नमेंट में, द पार्टी विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अ अपोजिशन पार्टी। सो देखिए जैसे अभी कोई पार्टी है, उसने तो मेजोरिटी स्टेब्लिश कर ली, तो वो क्या करेगी, वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगी और वो नेशन को गवर्न करेगी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मेजोरिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाती है। तो जो पार्टी मेजोरिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाती है तो उसे क्या करना पड़ता है, फिर अपोजिशन पार्टी बनकर क्या करना पड़ता है, लोकसभा में बैठना पड़ता है। एक तरह से अपोजिशन पार्टी का काम क्या होता है, जैसे अब जो पार्टी नेशन को गवर्न कर रही है, जो पार्टी नेशन में एक तरह से वर्क कर रही है, सपोज कीजिए इस टाइम पर बीजेपी वर्क कर रही है, तो कांग्रेस जो है वो मेजोरिटी स्टेब्लिश नहीं कर पाई है, तो वो एक तरह से अपोजिशन में रहेगी। और ये जो वर्क करेंगे उनके वर्क के ऊपर सवाल करना, उनके वर्क का, वो वर्क जो कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा लगना, वो सारी चीज़ों के लिए अपोजिशन पार्टी होती है। एक तरह से अपोजिशन पार्टी जो होती है वो सारी चीज़ों में इंटरफेयर करती है, डिबेट करती है, बातचीत करती है, इसलिए अपोजिशन पार्टी होती है। अब मेजोरिटी भी स्टेब्लिश करने के लिए एक कंफर्म सीट है कि आपके पास इतनी सीट होनी चाहिए, तभी आप मेजोरिटी स्टेब्लिश कर पाओगे। और अपोजिशन पार्टी बनने के लिए भी उतनी सीट जीतना कंफर्म है। फॉर एग्जांपल अपोजिशन पार्टी के लिए 51 सीट होनी चाहिए आपके पास। अगर 51 सीट नहीं होगी तो आप अपोजिशन में भी नहीं बैठ सकते। उसी तरह से अगर मेजोरिटी स्टेब्लिश करना है, अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करना है, तो आपके पास 171 या 161 कुछ इस तरह से सीट्स होनी चाहिए मेजोरिटी में। मीन्स आपको आपके जितने भी पार्टी के मेंबर हैं उतनी सीट सब मिलाकर जीते हुए होने चाहिए। और अगर वो नहीं जीते हुए होंगे तो फिर आप अपनी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकते। तो सबके अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है। सो धीरे धीरे हम लोग सब जानेंगे कि रूल और रेगुलेशन क्या होते हैं। तो इस तरह से
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने गवर्नमेंट को क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट। टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो देखिए गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लिंक कैसे होता है, कौन लिंक एक्ट करता है, किसकी वजह से लिंक होता है। सो देखिए पॉलिटिकल पार्टी वर्क एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। सो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, सपोज कीजिए बीजेपी है, कांग्रेस है, सो ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी है यही गवर्नमेंट और पीपल के बीच की क्या होती है, एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होती है। यही रिप्रेजेंटेटिव होती है किसकी, पीपल्स की। पीपल्स की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिकेट द डिमांड एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट। सो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट से पीपल्स की डिमांड के लिए, पीपल्स की जो भी बातें होती है वो सारा पहुंचाने का काम कौन करती है, गवर्नमेंट तक पॉलिटिकल पार्टी करती है। द गवर्नमेंट ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ द पीपल फॉर इट्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल पार्टी। और गवर्नमेंट भी जो होती है जब पीपल्स तक कुछ पहुंचाना होता है तो वो किसके थ्रू पहुंचाती है, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही क्या करती है, गवर्नमेंट सारी चीज़ों को पीपल्स तक पहुंचाती है। नेक्स्ट, what do you understand by the following news in newspaper, explain in brief। opposition party held a meeting in Mumbai to resist the ruling party will take up the issue of the farmers। so अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हुई मुंबई में और उन्होंने क्या किया, रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी रूल कर रही है उनको बोला कि फार्मर्स के जो भी इशू हैं उसे सॉल्व कीजिए, उसे पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो एक तरह से अपोजिशन पार्टी ने उनसे सवाल किया। ना रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरिया। अब रूलिंग पार्टी जो है उसने क्या किया, संवाद यात्रा स्टार्ट किया रूरल एरिया, मतलब गाँव में रूलिंग पार्टी घूम घूम कर क्या करने लगी, लोगों की से समस्या के बारे में जानना, लोगों की समस्याओं के बारे में जानना स्टार्ट किया कि भाई लोगों की समस्या क्या है गांव में। तो एक तरह से रूलिंग पार्टी ने ये सारे काम स्टार्ट किए। सो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दिया है। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर एन अपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट अ रूलिंग पार्टी हैज़ नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, व्हाट विल यू डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। सो देखिए क्या बोल रहा है कि इमेजिन कीजिए कि आप अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और आपने ऑब्जर्व किया कि जो रूलिंग पार्टी है जो इस टाइम पर रूल कर रही है वो जो है हेल्थ की फील्ड में अच्छा काम नहीं कर रही है। तो आप एज अ रूलिंग पार्टी लीडर जो है वो आप एज अ अपोजिशन पार्टी के लीडर क्या वर्क करोगे। आप लोग मुझे बताइए कि आप क्या करोगे, कमेंट में लिखकर मुझे बताइएगा कि अगर आप अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं और रूलिंग पार्टी जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है हेल्थ की फील्ड में, तो आप क्या करोगे एज अ अपोजिशन पार्टी लीडर, मुझे कमेंट करके बताइए। थिंक एंड राइट। महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फोर्थ द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी। सो देखिए महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण इन लोगों ने क्या किया था कि हम लोग पार्टीलेस डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे। व्हाट हैज़ टू बी डन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम। अगर पार्टीलेस डेमोक्रेसी भारत में होती मॉडर्न टाइम में तो उसका क्या प्रभाव होता, वो किस तरह से वर्क करती रहती और क्या वो अच्छा वर्क करती या फिर उसके एडवांटेज होते या फिर उसके डिसएडवांटेज होते। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर कोई भी पार्टी नहीं होती और एक तरह से पार्टीलेस डेमोक्रेसी होती भारत तो वो किस तरह से वर्क करती, क्या उसके एडवांटेज होते या डिसएडवांटेज होते। आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट, चेंजिंग नेचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देखिए अब देखा जाए तो बोल क्या रहा है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नेचर, उसका जो पॉलिसी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो देखिए पहला क्या था, कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट अ सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। इंडियन पॉलिटिक्स was controlled by the Congress party
दिस ईरा वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ ईरा ऑफ अ सिंगल डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम। सो देखिए बोल रहा है कि जो कांग्रेस है वो भारत में बहुत ही स्ट्रांग पार्टी है और आज़ादी के बाद से कांग्रेस ही हर बार मेजॉरिटी में आती है और बहुत सारे स्टेट में वो रूल करती है। तो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस इसको ये जो ईरा था इस ईरा को बोला गया कांग्रेस ईरा, और ये ईरा को डिस्क्राइब किया गया सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम से। मतलब सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम क्या होता है कि एक ही पार्टी हर बार जीत रही है, हर बार जब एक ही पार्टी जीतती रहती है तो उसको बोला जाता है सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। और पिछले कुछ 7 से 8 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी ही भारत में रूल कर रही थी। अब 8 से 10 साल बाद जो अभी 6 से 7 साल पहले 2014 में कांग्रेस पार्टी का रूल हटा है और एक नई पार्टी का रूल इस्टेब्लिश हुआ है। सो पहले क्या हो रहा था, 2014 के पहले भारत में आज़ादी के बाद से 2014 तक कांग्रेस ही रूल कर रही थी। एक तरह से बीच बीच में कांग्रेस पार्टी जो है उसका रूल ख़त्म हो जाता था, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं ख़त्म होता था, वो फिर से मेजॉरिटी में आ जाती थी और अपनी पार्टी इस्टेब्लिश कर लेती थी। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था। सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को इजीली अगर समझा जाए तो एक ही पार्टी जब बार बार विन करती है इलेक्शन तो उसे बोला जाता है सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट, द नॉन कांग्रेस पार्टी come together and challenge single dominant party system in 1997। सो नॉन कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस पार्टी नहीं थी, जैसे बीजेपी हुई, समाजवादी पार्टी हुई, बहुजन विकास आघाड़ी हुई, ट्राइबल हुई, तो ये सारी पार्टीज जो है वो मिलकर क्या किए, सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम को ख़त्म करने का डिसीजन लिया। कब? 1977 में। After the 1989 Lok Sabha election, the system of the one party emerging as dominant party come to be an end। और 1989 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में क्या हुआ कि जो सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस जो रूल कर रही थी बहुत सालों से, कांग्रेस उस इलेक्शन को हार गई जो 1989 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। सिंस द डिफरेंट पार्टी बिगिन टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, एक नई पार्टी आया और उसने कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म किया। कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब, कोलिजन मतलब गठबंधन होता है। होता क्या है कि सपोज कीजिए 171 सीट चाहिए आपको, ठीक है, और सपोज कीजिए 100 सीट जो है वो बीजेपी के पास है, 70 सीट जो है वो 71 सीट जो है वो किसके पास है, कांग्रेस के पास है, और 91 सीट जो है वो शिवसेना के पास है। सो अब अगर ये बीजेपी जो है, अगर ये 100 सीट है और इसके साथ अगर कांग्रेस जुड़ जाता है तो 71 सीट 171 सीट हो जाएगी। सो क्या हो जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे उससे कहा जाता है कोलिजन गवर्नमेंट। सपोज कीजिए कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ नहीं मिली और जाकर शिवसेना के साथ मिल गई, तो शिवसेना और कांग्रेस जब ये दोनों अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो इसे भी बोला जाएगा कोलिजन गवर्नमेंट। और सपोज कीजिए कि बीजेपी के पास 191 सीट है, कांग्रेस के पास 71 सीट है और शिवसेना के पास 30 सीट है, तो अगर कांग्रेस और शिवसेना मिलेंगे तो भी गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट अकेले कौन फॉर्म करेगा, बीजेपी फॉर्म करेगा। तो जब किसी के सहारे के बिना गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहलाती है, और जब 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो वो कोलिजन गवर्नमेंट कहलाती है। ओके, सो 2 पार्टी ने मिलकर क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया। पहली, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी आर मेड एन एक्सपीरियंस ऑफ इस्टेब्लिशिंग कोलिजन गवर्नमेंट। सो देखिए क्या बोल रहा है कि 2 पार्टी ने मिलकर कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म किया। एक बार फिर से रीड करते हैं। सिंस देन द डिफरेंट पार्टी बिगेन टू कम टुगेदर टू फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कोलिजन एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट टू एस्टेब्लिश अ कोलिजन गवर्नमेंट। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी मैदान में उतर चुकी थी और कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही रूल कर रही थी। सो कांग्रेस का पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली और भारतीय जनता पार्टी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली, तो इन दोनों ने क्या किया, मिलकर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म किया 1989 में। सो अब जो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट थी कांग्रेस की वो ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो है एक तरह से कांग्रेस पार्टी रूल नहीं कर रही थी, बीजेपी भी क्या कर रही थी, कांग्रेस के साथ मिलकर रूल कर रही थी, तो इसीलिए ये कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। द ब्रीफ दैट कोलिजन गवर्नमेंट बिंग इंस्टेबिलिटी
was proved wrong by the political party system in our country। सो बोल रहा है कि जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो हमारी कंट्री में कभी सक्सेस नहीं हो पाई है, हमेशा इनस्टेबिलिटी ही रही है। क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट वैसे भी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती, क्योंकि कोलिजन गवर्नमेंट क्या होता है, दो पार्टी मिलकर क्या करती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो अगर सपोज कीजिए कांग्रेस बोलेगा मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, तो बीजेपी बोलेगा ये नहीं, पहले ये डेवलपमेंट करो। तो इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, हमेशा इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसीलिए जब कोलिजन की गवर्नमेंट बनती है तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इनफैक्ट द कोलिजन गवर्नमेंट सिस्टम हैज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, और 1989 में कोलिजन गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, डू यू नो इफ पावर रिमेन्ड विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड इफ नो अदर पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंशियल द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड एज द वन पार्टी सिस्टम। सो देखिए, जब एक ही पार्टी जो है वो कंटिन्यू रूल करती रहती है, जिस तरह से कांग्रेस पिछले 70 सालों से भारत में रूल कर रही थी, सो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट, in politics, when two political parties are influential and political party enjoy power alternatively, the party system are called as a two party system। अब पॉलिटिक्स में सपोज कीजिए दो पॉलिटिकल पार्टी है, एक सपोज कीजिए बीजेपी है और कांग्रेस है। तो एक साल बीजेपी जीत रही है, फिर नेक्स्ट ईयर कांग्रेस जीत रही है, फिर अगली बार जब इलेक्शन हो रहा है सो फिर बीजेपी जीत रही है, फिर कांग्रेस जीत रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी होता जा रहा है। तो दो ही पार्टी है जो क्या कर रही है, रूल कर रही है, उसके अलावा और कोई पार्टी रूल नहीं कर पा रही है। तो जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। ओके, व्हेन मेनी पॉलिटिकल पार्टी compete for a political power and more or less they are equally influential, the party system is called as a multi party system। अब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है और कोई भी कभी भी इलेक्शन जीत जा रहा है, मतलब तो वैसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोला जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें कोई एक पार्टी रूल नहीं कर रही है, कभी बीजेपी रूल कर रही है, कभी ट्राइमोल रूल कर रही है, कभी कांग्रेस रूल कर रही है। सो इस तरह से जब पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती हैं सो उसे बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, डू दिस, फाइंड आउट द मेंबर पार्टी ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोलिजन्स। सो देखिए, अब बोल रहा है कि ये दोनों पार्टीज जो है, ये दोनों पार्टी किसके साथ कोलिजन कर सकती है वो बताइए। सो सबसे पहला है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए। सो एनडीए जो है उसका हेड कौन है, बीजेपी है, और इसमें टोटल 47 पार्टी है। तो बीजेपी जो है वो किसके साथ अलायंस कर सकती है, ओनली उस 47 पार्टीज़ के साथ ही अलायंस कर सकती है। देखिए, अगर पॉसिबल हुआ तो आपके स्क्रीन पर वो डिस्प्ले हो जाएगा 47 पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। सो एक तरह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उसका जो हेड है वो कौन है, बीजेपी है, और उसमें टोटल 47 पार्टीज़ है। सो अगर बीजेपी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है, कोलिजन करना है, तो ये 47 पार्टी से ही गवर्नमेंट कोलिजन करेगी। ओके, नाउ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। सो यूपीए का जो हेड है वो कांग्रेस है और इसमें टोटल 10 पार्टी है। सो वो 10 पार्टी के साथ ही कांग्रेस जो है कोलिजन कर सकती है। जैसे इसका हेड बीजेपी है, इसका हेड कांग्रेस है, तो ये दोनों आपस में अलायंस कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब कोलिजन नहीं कर पाएंगे। ओके, सपोज कीजिए इसमें 10 पार्टी है, इसमें 47 पार्टीज़ है। ओके, सो सपोज कीजिए इसमें एसपी है और इसमें एसपी मतलब समाजवादी पार्टी, और इसमें ट्राइमोल है। ओके, सो अगर ये ट्राइमोल जो है ये कभी भी एसपी के साथ कोलिजन नहीं कर सकती। ओके, इसमें जो पार्टी रहेगी उसी के साथ कोलिजन करेगी। तो टोटल इसमें 47 पार्टी है और इसका जो हेड है वो बीजेपी है, और इसमें टोटल 10 पार्टी है और इसका जो हेड है वो कांग्रेस है। ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो देखिए अभी ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, द नेशनल पार्टी एंड द रीजनल पार्टी। सो नेशनल पार्टी क्या होती है और रीजनल पार्टी क्या होती है। तो देखिए आप डिफरेंस समझिए नेशनल और रीजनल पार्टी में। जैसे बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, ये सब क्या है, नेशनल पार्टी है। शिवसेना हुआ, उसके बाद और भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में अभी, और भी पॉलिटिकल पार्टी है, शिवसेना हुआ, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल हुआ,
असम गण परिषद हुआ। सो ये सब जो पॉलिटिकल पार्टी ये रीजनल पार्टी है। सो अब देखिए नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में डिफरेंस देखिए। तो जो नेशनल पार्टी होती है वो जैसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन जो नेशनल पार्टी है वही प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन जो रीजनल पार्टी है वो प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, वो एक रीजन में ही लड़ती है। जैसे शिवसेना महाराष्ट्र की है तो वो महाराष्ट्र के बाहर नहीं जा सकती क्योंकि वो रीजनल पार्टी है, तो वो महाराष्ट्र में ही अपना रूल करेगी, महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ेगी। अब जैसे कांग्रेस जो है वो नेशनल पार्टी है, तो जब वो नेशनल पार्टी है तो वो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ सकती है, लेकिन शिवसेना जो है वो रीजनल पार्टी है। सो रीजनल पार्टी जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही इलेक्शन लड़ेगी, महाराष्ट्र में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। सो इस तरह से नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बीच में डिफरेंस होता है। उसी तरह से बीजेपी जो है वो भी नेशनल पार्टी है, वो भी भारत के किसी भी स्टेट में जाकर इलेक्शन लड़ सकती है। ओके, सो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नेशनल पार्टी है और कौन कौन सी रीजनल पार्टी है। लेकिन नेशनल पार्टी ऐसे ही नहीं बन जाती है, नेशनल पार्टी के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, तो वो अगर उसके वो फुलफिल करेगा तो ही वो नेशनल पार्टी बन सकता है, वरना नहीं बन सकता। तो चलिए वही पढ़ते हैं। टू गेट रिकॉग्नाइजेशन एज अ नेशनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रिस्क्राइब्ड द फॉलोइंग कंडीशन। सो देखिए कुछ कंडीशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया है, तभी आप नेशनल पार्टी कहलाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ द वैलिड वोट इन अ 4 और मोर स्टेट इन द अर्लीस्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट इन अ अर्लियर इलेक्शन। सो देखिए अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था उसमें 6% जो वोट है वो आपके फेवर में होना चाहिए, मतलब आपके पार्टी के फेवर में होना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेट असेंबली है या लोकसभा है उसमें कम से कम आपके पार्टी के 4 मेंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, वहाँ पर होने चाहिए, मतलब 4 सीटें आपके फेवर में होनी चाहिए, तभी आप जाकर क्या बन पाओगे, नेशनल पार्टी बन पाओगे। एक और तरीका है नेशनल पार्टी बनने का, द कैंडिडेट ऑफ अ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ द टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड फ्रॉम द मिनिमम 3 स्टेट। सो देखिए बोल रहा है कि आप रीजनल पार्टी थे, पहले आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आपके पास कम से कम 2% क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी होना चाहिए। मीन्स अगर लोकसभा में 543 सीट्स पर इलेक्शन हो रहा है, सो 543 का जो 2% होगा उतनी सीट्स क्या होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। तो देखते हैं 543 का 2% जो है वो कितना होता है। तो टोटल आपके पास 11 सीट्स होनी चाहिए, कम से कम 11 सीट्स आपको जीतना है। ओके, और वो 11 सीट टोटल कितने स्टेट्स में से जीतना है, टोटल 3 स्टेट, कम से कम 3 स्टेट में आपको रूल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेट, समझो उत्तर प्रदेश से ही पूरा 11 का 11 सीट जीत कर आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो 11 का 11 सीट जो है मिलाकर, उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 11 सीट होना चाहिए और कम से कम 3 स्टेट में होना चाहिए। वो अगर समझो एक ही स्टेट में जीते हो तो वो एक तरह से एक्सेप्टेबल नहीं। चलिए अब देखते हैं रीजनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास। सो फर्स्ट क्या है, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट इन द अर्लीस्ट लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन। सो बोल कह रहा है कि आपको 6% वोट जो है वो जीतना है, पिछला जो लोकसभा या स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें। साथ ही साथ आपके 2 मेंबर जो है वो स्टेट असेंबली में क्या होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, मतलब वो वहाँ पर सेलेक्ट होने चाहिए, वहाँ पर उनकी सीट जीती हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट एक और क्राइटेरिया है रीजनल पार्टी बनने के लिए, अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट आउट ऑफ टोटल सीट्स ऑफ विधानसभा और मिनिमम 3 सीट्स। सो बोल रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको विधानसभा में कम से कम 3% सीट तो जीतना होगा और मिनिमम 3 सीट भी वो क्या कर सकता है, जीत सकता है। अगर ये दोनों क्राइटेरिया में से कोई एक भी होगा तो भी वो क्या करेगा, रीजनल पार्टी फॉर्म कर लेगा, वो भी रीजनल पार्टी कहलाएगा। ओके, सो यहाँ पे
हमारे क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का 3rd चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सो अगर पार्ट फर्स्ट में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।